वेलकम एवरीवन। नेक्स्ट सेशन में आपका सबका स्वागत है। मेरा नाम सुरभि यादव है। मैं साजिश अपने नाम की संस्था से हूँ और इस सेशन की सूत्रधार रहूंगी। मेरे 3 पैनलिस्ट हैं, मुझे स्क्रीन पे दिख नहीं रहे हैं तीनों, वर्षा, किरण और सोहिनी। तो इन तीनों के साथ हमारा सेशन शुरू होगा। तो इस सेशन का जो नाम है, चुप्पी तोड़, है ना? और किस चीज़ के लिए चुप्पी तोड़नी है? हिंसा के खिलाफ चुप्पी तोड़नी है। तो आज का जो आप लोगों का दिन है, सारी गर्ल्स आइकन्स का स्पेशली, आप लोगों का दिन, आज तो बहुत ही सेलिब्रेशन वाला दिन है। आपका गर्ल आइकन प्रोग्राम का ग्रेजुएशन सेरेमनी है, एक प्रोग्राम का फिनिश हो रहा है। तो इतने सेलिब्रेशन वाले दिन में, इतने उत्साह वाले दिन में हिंसा की बात क्यों कर रहे हैं? है ना? कि हिंसा तो बहुत उदास सब्जेक्ट है, दुखद सब्जेक्ट है, तो इसकी बात करने की ज़रूरत क्या है? इसका छोटा-सा तर्क मैं दूँगी एंड आई थिंक इसके बाद किरण भी आपको थोड़ा-सा और बताएँगी। बट तर्क ये है कि आप सारी लीडर्स हो, गर्ल्स आइकन हो और लीडर आप कहाँ बनोगी? एक समाज में बनोगी, है ना? एक कम्युनिटी में आप लीडर बनोगी। तो लीडर बनने के लिए जैसे रानी ने पिछले सत्र में कहा या शिप्रा ने बताया कि आपको साथ चाहिए, हिम्मत चाहिए, हौसला चाहिए, पर आपको जानकारी भी चाहिए, है ना? जिस समाज में हम हैं, वहाँ पे बहुत सारी हिंसाएँ हैं। जाति के कारण हिंसा है, लैंगिक हिंसा है कि आप औरत हैं इसलिए आपके ऊपर हिंसा हो रही है, गरीबी के कारण हिंसा है और ये सारी हिंसा तो हमें न्यूज़ में आम तौर पे दिखती ही है। अभी जैसे हाथरस में जो केस है, मनीषा की जो दुखद मृत्यु हुई, हम देख रहे हैं कि किस तरह जाति ने और लैंगिक हिंसा ने एक बहुत ही प्यारी जान हमसे ले ली, है ना? तो इस हिंसा के बारे में समझना बहुत ज़रूरी है, अगर हम उस समाज में जिसका ये हिंसा बहुत इंटीग्रल पार्ट है, अगर उसमें हम लीडर बनना चाहते हैं। तो इसी इसी और न्यूज़ में एक और चीज़ जो नहीं डिस्कस होती है, जब हिंसा डिस्कस होती है, कि किस तरह बहुत सारे लोग हैं और संस्थाएँ हैं, जो दशकों से इस हिंसा को खिलाफ लड़ रहे हैं और इससे आगे की संभावनाएँ बना रहे हैं। तो आज हमारे साथ ऐसी 3 लीडर्स जुड़ी हुई हैं, जो इस हिंसा के आगे की संभावनाएँ, ये हिंसा तो हमारे जीवन का हिस्सा है ही, पर उसके आगे क्या? उससे जूझे कैसे और उसको हमें डिफाइन नहीं करने दें। इन संभावनाओं के बारे में हम बात करेंगे। तो मेरी जो पहली गेस्ट हैं जिनको मैं इनवाइट करूँगी हमारे साथ अपने थॉट शेयर करने के लिए, किरण जी हैं। किरण भाटिया जी पिछले 40 सालों से सोशल वर्कर की तरह काम कर रही हैं। उन्होंने सिर्फ और इसी मुद्दे पे काम कर रही हैं, लैंगिक हिंसा के ऊपर काम कर रही हैं। उन्होंने सिर्फ भारत में ही नहीं, विदेशों में भी विमेन हेल्पलाइन सपोर्ट सिस्टम्स बनाने की का काम किया है। तो किरण जी, आप हमारे ऑडियंस के साथ आज शेयर करेंगी क्या कि इस कॉन्वर्सेशन का, इनकी जो ये लीडर्स हैं, फ्यूचर लीडर्स हैं, ड्रीमर्स हैं, इनके लिए ये कॉन्वर्सेशन क्यों ज़रूरी है? पितृसत्ता को हम क्यों समझें और इनकी लीडरशिप में ये किस तरह का रोल प्ले करेगा? थैंक यू सुरभि और सभी मिलान को बहुत-बहुत धन्यवाद और सभी किशोरियों को मेरा हेलो। बहुत खुशी है कि आप इतने सारे हमारी बातें सुन रहे हैं और सुनते आ रहे हैं 2 घंटे से। मैं भी 1 घंटे से जुड़ी हुई हूँ और पहली जो चर्चा हुई है मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा। मैं बहुत इम्प्रेस्ड हूँ जैसे रानी ने पितृसत्ता इतनी अच्छी तरह समझाया कि मुझे उसके बारे में बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। मुझे इस बात पे बहुत खुशी हो रही है। हमारा जो मुद्दा है बहुत मुश्किल है। जैसे सुरभि ने कहा इसके बारे में सोच के दुःख ही होता है। पर इसके बारे में सोचना गहराई में, इसके बारे में चर्चा करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम लोग तो मीडिया में सुनते हैं कि सुन-सुन के थक गए, नंबर सुन के थक गए। पर इसके पीछे अगर हम देखेंगे तो हैरानी ये होती है कि ये 21वीं सदी है। 21st सेंचुरी में दुनिया के 50% जो इंसान हैं पूरी दुनिया में, उनके बीच में मतलब जो महिला हैं 1 इन 3 में से 1 को किसी तरह का हिंसा महसूस हुआ उनकी ज़िंदगी में। आप ज़रा एक सेकंड के लिए विचार करिए कि हम कितने 1 बिलियन महिलाओं की बात कर रहे हैं। 1 बिलियन ये कोई छोटा नंबर नहीं है और ऐसा क्यों है? ऐसे कैसे हो सकता है कि आप अभी हमारे बीच में इतनी महिलाएँ हैं, हमारे बीच में 3 में से 1 को हिंसा हो चुकी है। जैसे सुरभि ने कहा आप आगे भी सुनेंगे, तरह-तरह की हिंसा है और आम लोग बॉलीवुड की पिक्चर वगैरह देख के हम सोचते हैं कि हिंसा है कि उस पति ने थप्पड़ लगा दिया।
पर वो सिर्फ हिंसा नहीं है, और बहुत बुरी तरह की हिंसा है, जिससे सिर्फ महिला पे नहीं, पर उसके परिवार पे, उसके बच्चों पे, उसके समाज पे और आगे के पुरखों पे परमानेंट असर होता है। ऐसा असर होता है कि उसका नतीजा चलता जाता है, और ये इस पे जाँच करना, ये मुद्दे समझने आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। जैसे अब रिसर्च हुआ है दुनिया भर में कई देशों में, इसलिए हम ये कॉन्फिडेंस से कह सकते हैं कि जिस घर में रेगुलरली महिला की मारपीट होती है या किसी तरह का भी शोषण होता है, उस घर में जो लड़के हैं, उनके 4 गुना चांस है कि वो भी बड़े होके इसी तरह का व्यवहार करेंगे। अब देखिए, ये साइंटिफिक जानकारी हमारे पास है। इसके लेके हम क्या कर सकते हैं? इससे लेके हमें, जैसे पहले पैनल में कहा गया है, कि हमें बिहेवियरल चेंज पे काम करना पड़ेगा। किस तरह से हम ये मानसिकता में हम धीरे-धीरे बदलाव ला सकते हैं। तुरंत तो आएगा नहीं, क्योंकि ये जो पितृसत्ता है, सदियों से चला आ रहा है, और ये पितृसत्ता हमारे जीवन के हर एक अंक में उसका प्रभाव आया हुआ है। जो हम देख सकते हैं, जो हम महसूस कर सकते हैं, और जिसके बारे में अगर हम चर्चा करेंगे, हम हैरान हो जाएँगे। आप देखिए ना, और पितृसत्ता के कारण बच पैदाइश से मरने तक सिर्फ महिलाओं पे नहीं, पुरुष पे भी बहुत नेगेटिव असर होता है। महिला पे तो होता है, देखिए क्या वो बनती हैं, पैदाइश के बाद ही। कुदरत ने तो हमें ऐसे नहीं बनाया, पर पैदाइश होने के बाद ही जाति, स्तर, लैंगिक हिस्सा, वहाँ वो कहाँ रहती हैं, किस धर्म की हैं, उसकी वजह से तो और भी प्रभाव पड़ता है। पर उनके ऊपर ऐसा प्रभाव होता है कि वो क्या खा सकती हैं, कहाँ जा सकती हैं, क्या कपड़े पहन सकती हैं, कितना पढ़ेंगी, किससे उनकी शादी होएगी, कितने बच्चे पैदा कर सकते हैं, वो क्या सोचे, कैसे बोलें, कैसे बैठें, कोई ऐसा उनकी ज़िंदगी का अंक नहीं है जहाँ पे इसका असर ना हो। ये ऐसी क्या चीज़ है? पुरुष प्रधान, आप ये शब्द पे ज़रा विचार करें, इसका मतलब क्या है? मतलब कुदरत ने तो इंसानों को ऐसे नहीं बनाया कि महिला नीचे स्तर की हो, पुरुष को सुपीरियर बनाया गया, और ये हमारे धर्म में, हमारे कानून में, हमारे नियम में, अ, हमारे स्ट्रैटेजीज़ जो हैं, हर एक जगह इसका इतने गहराई से जड़ है कि हमें पहचान ही नहीं होती कि ये हमारे अंदर कब निकल आता है, हमारे विचारों में, हमारे व्यवहारों में। और इसलिए कहते हैं कि जो महिला हैं, वो पितृसत्ता की सबसे मेन एजेंट हैं। ये देखिए क्या चुनौती है हमारे सामने कि जो महिला हैं, वो उसको बच्चों को सिखाते हैं, लड़कियों और लड़कों को कैसे पाला जाता है, बच्चों लड़कों को जैसे अभी हमने सुना अच्छे स्कूल में भेजो, लड़कियों को घर का काम में लगाओ। अब कुदरत ने तो नहीं कहा कि लड़के घर का काम नहीं कर सकते। आप मुझे बताइए किशोरी, आप ज़रा घर में देखिए, ऐसी क्या क्षमता है हम में कि बच्चा पैदा करने के बाद उनको दूध पिलाने के सिवाय ऐसा कोई काम नहीं जो मर्द नहीं कर सकता, है या नहीं? घर का काम, बर्तन धोना, रात को उठना, नैपी बदलना, बूढ़े लोगों बीमार हैं उनको देखना, खेत में जाना, जो भी काम हो, ये कोई भी इंसान कर सकता है। पर हमने एक्सेप्ट कर लिया कि ये तो महिला का रोल है, लड़कियों का काम है। और अभी हम सुन रहे थे पहले पैनल में कि लड़कियों को स्कूल क्यों नहीं भेजा जाता? उनकी जल्दी शादी क्यों की जाती है? क्योंकि ये सब बंधा हुआ है नियम कि उनको क्या-क्या काम करना होगा, और आप लोग इसको ज़रूर बदल सकते हैं। पितृसत्ता पे तालीम लेके, इसकी जो गहराई में इस पे जो रिसर्च हुआ है उसको समझने में, उससे आपको बहुत फ़ायदा होएगा। सो पितृसत्ता को हिंसा के साथ बहुत मज़बूत जड़ है, क्योंकि उसकी वजह से हमारे देश में हमारी महिलाओं के साथ इतनी हिंसा हो रही है। तरह-तरह की हिंसा हो रही है, और हमें एकदम विचार करना होगा कि ये हिंसा के साथ अगर हम पितृसत्ता पे शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म रोज़ अपने व्यवहार में हम इसके बारे में क्या कर सकते हैं, और लंबी तौर में जैसे कानून में उसको अच्छे से एनफोर्स करना, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ये हमें गहराई में समझना होगा। नहीं तो हम हिंसा को ना कम कर पाएँगे, ना हटा सकेंगे। और एक ज़रूरी बात है कि हिंसा का प्रभाव, पितृसत्ता का प्रभाव पुरुषों और लड़कों पे भी बहुत ज़्यादा होता है। इसके बारे में भी आप लोग चर्चा करके सोचिए। लड़कों को अच्छा लगता है कि उनको बहादुर बनना होता है, रो नहीं सकते, उनको लड़ाई में जाके लड़ना पड़ता है, उनको ये विचार दिया जाता है कि जो तुम्हें चाहिए तुमको मिल सकता है। तो ये विचार पितृसत्ता का जड़ है।
इसको हम घर घर में चेंज कर सकते हैं और कैसे करेंगे आगे बातचीत होगी। मेरे ख्याल से थैंक मेरा यू। समय खत्म हो गया, मैं फिर बात करूंगी। नो, थैंक यू सो मच किरण। एंड आई थिंक आपने बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली कि जिस अगर हम मार-पीट को हिंसा समझते हैं, पर दूसरे तरीके के दबाव को हिंसा नहीं समझते। अगर किसी ने किसी एग्जैक्टली। को चाटा मारा तो वो हिंसा दिखती है, पर हम जिस तरीके के समाज में रह रहे हैं, वहाँ तो बहुत तरीकों की हिंसा है। मतलब ये मार-पीट तो जो हिमशैल है हिंसा का, उसकी चोटी है, उसके नीचे बिल्कुल। बहुत कुछ है। तो आई थिंक मेरा नेक्स्ट सवाल इसी के ऊपर होगा। वर्षा को इनवाइट करूँगी मैं, जो कि नागेपुर से हमारी गर्ल आइकन है, जिनके पास इस मुद्दे के ऊपर, लैंगिक हिंसा के ऊपर स्पेशली काफ़ी स्ट्रॉन्ग सोच है और काफ़ी उनकी समझ है इसके बारे में। तो वर्षा, आपके लिए सवाल है कि किस-किस तरीके की हिंसा हमें अपने आस-पास देखने को मिलती है? परिवार में और हमारे परिवार का जो बड़ा परिवार है, समाज में। तो अलग-अलग तरीके की हिंसा के नाम क्या हैं और वो दिखती किस तरीके से है, महसूस किस तरीके से होती है? आप इसके बारे में शेयर करेंगे अपने थॉट्स? मैम, हम हिंसा में मतलब हिंसा कितने प्रकार की है ये बता रहे हैं, तो सबसे पहला ये कि हमें लगता है कि सिर्फ एक जैसे कि किरण मैम बता चुकी हैं कि सिर्फ थप्पड़ से ही नहीं होता है, सिर्फ थप्पड़ ही हिंसा नहीं होती है। हिंसा भी कई प्रकार की होती है और वो रोजमर्रा की एक आम लड़की की जिंदगी में, एक आम की जिंदगी में तो किसी न किसी वजह में दिखती रहती है, लेकिन लोग इस पे चर्चा नहीं करते या फिर इस पे विशेष ध्यान नहीं देते। तो यदि घर में होने वाले हिंसा को घरेलू हिंसा कहते हैं, जैसे कि सबको पता है। और हिंसा 4 प्रकार की होती है। पहली शारीरिक हिंसा, मानसिक हिंसा, यौनिक हिंसा और चौथी आर्थिक हिंसा। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी शारीरिक में। तो जैसे कि एक थप्पड़ यदि आदमी को एक थप्पड़ मारे और उस टाइम वो उस टाइम नहीं बोली, उसके लिए मतलब शारीरिक हिंसा बढ़ती जाएंगी। आज से मारे हैं 2-3 थप्पड़ मारेंगे, परसों डंडे, चौथे दिन हो सकता है बांध कर मारे। तो शारीरिक हिंसा यदि इसी प्रकार से शरीर को शरीर को या किशोरी के शरीर को चोट पहुंचाया जाए या फिर उसे दिक्कत महसूस हो तो शारीरिक अंतर्गत आता है। फिर शारीरिक हिंसा अंतर्गत उसे खाना न देना, रोटी सूखी रुखी खाना, उससे जस्ती से काम हो पाए उस काम को शारीरिक हिंसा के अंतर्गत है। तो आई थिंक जो अगला सवाल है वो फिर, अगर इतनी सारी हिंसा हमारे आसपास चल रही है, तो फिर 2 तरीके के सवाल निकलते हैं। पहला तो ये, इस हिंसा के स्ट्रक्चर को सँभाल के किसने रखा है? और जब अगर सँभाल के रखा है वो स्ट्रक्चर, तो उसके आगे उसको तोड़े कैसे, या उसमें हम फ्लरिश कैसे हों, उसमें हम निखरे कैसे? तो इसके लिए मैं सोहिनी को इनवाइट करना चाहूँगी। सोहिनी ब्रेक थ्रू नाम की एक संस्था चलाती हैं, जो कि बहुत आप जैसी किशोरियों और किशोर किशोर लड़कों के साथ काम करती हैं, और उनको एक्चुअली इन्हीं मुद्दों पे काम करती हैं कि कैसे हम संवेदनशील लीडर्स बने, संवेदनशील सिटिज़न्स बने। तो सोहिनी ने सॉल्यूशंस पे बहुत काम किया है। तो सोहिनी, आपको क्या लगता है कि जब हम इस ढांचे की बात कर रहे हैं जो हिंसा को बढ़ा रहा है और संभाल के रख रहा है, वो ढांचा दिखता कैसा है? सामाजिक तौर पे, इंडिविजुअल तौर पे, और उस ढांचे को तोड़े कैसे? कहाँ-कहाँ पे आपने सॉल्यूशंस देखे हैं जहाँ लोग साथ में आए हैं और उन्होंने कुछ ऐसा किया जिसके कारण ये ढांचा हिल गया? तो प्लीज़ अपने अपने एक्सपीरियंस से शेयर करें। पहले तो थैंक यू वेरी मच मिलान फाउंडेशन। हाँ, तो सारे जो गर्ल आइकन्स है जिनको मैं अभी 1 घंटा से सुन रही हूँ, वो बहुत ही इंस्पायरिंग है और हमारे लिए वही हीरोइंस है जो हमें आगे सदियों तक की जो पितृसत्ता की हिंसा हम पर दिख रहे हैं, तो वो आगे जाके हमें इसमें से बाहर निकालेगा। तो उसके लिए मैं पहले से उनको थैंक यू बोलना चाहती हूँ। पितृसत्ता की ढांचा कैसे देखती है उसके बारे में बहुत चर्चा हो चुकी है अभी तक, सबने बताया है। मैं थोड़ा उसके साथ जोड़ना चाहती हूँ कि वो वो एक गर्ल चाइल्ड के लिए जन्म लेने से पहले ही शुरू हो जाते हैं।
हाँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कल्चर्स है जो गर्ल चाइल्ड को जन्म ही नहीं देने देते हैं। हाँ, फिर उनके बाद आप देखो तो अभी भी हमारे समाज में बहुत सारी लड़कियां हैं जिनके नाम है भतेरी, या जिनके नाम है इति। उसका मतलब क्या है कि इन बतेरी का मतलब है इनफ, या बहुत हो चुका है, मतलब और लड़की हमें नहीं चाहिए, बहुत हो चुका है, इसका नाम बतेरी रख दिया गया है क्योंकि इसके बाद और लड़की हमें नहीं चाहिए। तो अगर इस ऐसी एक सोच के साथ एक लड़की बड़ी होती है तो उनको क्या देखती है? उनको देखती है कि घर 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 के लोगों के पास मैं एक, मेरा कोई वैल्यू नहीं है, वो हमें चाहते ही नहीं है, उसीलिए नाम रख दिया भतेरी की, बस इसके बाद और बच्ची और लड़की जन्म ना ले। हाँ? तो उसी से हम शुरू अगर करते हैं तो कदम कदम पर हमें मुश्किल की सामना करना पड़ते हैं। छोटी बच्ची को और उसके भाई को जो खाना मिलता है वो अलग होता है। भाई जाते हैं पब्लिक प्राइवेट स्कूल में जहाँ पे अच्छी पढ़ाई होती है, बहन जाती है गवर्नमेंट स्कूल में जहाँ पे पढ़ाई की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होती है। बच्ची लड़की को घर का काम बहुत ज्यादा करना पड़ता है। कहीं कहीं आंकड़े में बोलते हैं कि महिला पुरुष से 3 गुना ज्यादा घर का काम करते हैं। इंडिया के लिए वो 10 गुना है, और ये काम बहुत सारे 12 से 18 वर्ष की लड़कियां ने करते हैं। उसके लिए उनका स्कूल छूट जाती है, उनके लिए वो कोई काम में भाग नहीं ले पाती है, खेलने का समय नहीं होती है, और स्कूल से भी निकालना जाती है कभी कभी। तो ये सारे हम देखते आए हैं, मगर इसका सोल्यूशन क्या है? इसको हम सोल्यूशन भी नहीं, इसको हम कैसे इसके साथ जूझे, कैसे इसके साथ हम कैसे फाइट करें ताकि हम आगे से आगे आगे जो पीढ़ी आएगी उसको इसका मुकाबला ना करना पड़े। तो उसके लिए पहला चीज जो है मेरे ख्याल से अपने आप का जो आत्मविश्वास है, जो जोश है, जो सेल्फ कॉन्फिडेंस, जो सेल्फ अवेयरनेस है, और जो हम पर जो विश्वास है उसको पहले निकालना पड़ेगा। और सब कुछ चीज में जो हमारे जीवन के साथ जुड़ी हुई है उसमें हमें डिसीजन लेने का मौका दिया जाए। वो मौका कोई देंगे नहीं, उसको हम मतलब कि जोर जबरदस्ती से छीनना पड़ेगा कि हाँ मैं जीन्स पहन के बाहर जाऊंगी, ये मेरी चॉइस है, और इसको सुनना पड़ेगा। मैं स्कूल में ज्यादा दूर तक क्लास में पढ़ूंगी, मैं साइकिल चलाकर अपनी कॉलेज जाऊंगी, या मैं जिससे शादी करूंगी उसका फोटो दिखना मेरा चॉइस है। बहुत सारी लड़कियों को वो फोटो भी नहीं दिखाया जाता है। पहली बार आप शादी के मंडप में आपके हस्बैंड को देखते हो, और वो हो सकता है आपसे कोई 20 साल ज्यादा उम्र की ही ना हो। तो हम जहाँ पे काम करते हैं, हम पहले तो लड़का और लड़की दोनों के साथ काम करते हैं, क्योंकि हमारे विश्वास ये है कि अकेली लड़कियों के साथ इस बारे में काम करने से कुछ असर नहीं होगा, क्योंकि जब तक लड़का ना जागरूक होए, लड़की जागरूक होके क्या होगा? हम देखते हैं हमारे समाज में लड़कियों के अगेंस्ट जो हिंसा होती है, हम बोलते हैं कि हाँ इतना लड़कियों के अगेंस्ट हिंसा हुआ है। हम ये कभी नहीं बोलते हैं कि इतने लड़कों ने हिंसा किया है। तो उसी से हमारी सोच बदलने की शुरुआत होती है। तो हाँ, लड़का लड़की दोनों के साथ, मैन वीमेन दोनों के साथ काम करने की जरूरत है। ये पहला चीज है। सेकंड चीज ये है कि जैसे लड़की का आप हौसला बढ़ाओगे कि वो खुद निकल कर आएगी और उसकी जो ओपिनियन है, उसकी जो बोलना है वो सामने रखेगी, माँ बाप, कम्युनिटी के बाकी सारे लोगों को भी उसका वो ओपिनियन सुनने के लिए तैयार करना पड़ेगा। क्योंकि ऐसे होते हैं कि माँ बाप विश्वास करते हैं कि लड़की की कोई ओपिनियन है ही नहीं, वो क्यों इस बारे में बोलेगी। तो माँ बाप को भी तैयार करने की जरूरत है। माँ बाप क्यों, आपकी शिक्षक जो है, आपकी कम्युनिटी में बाकी पड़ोसी में जो रहते हैं, सबको उसकी लायक बनाना है, जो लड़कियों की जो ओपिनियंस है उसको वैल्यू देना सीखे। तो काम सारे स्टेक होल्डर्स के साथ करना है, एक साथ लड़की के साथ करना है, लड़की की कम्युनिटी के साथ करना है, और उसके परिवार के साथ करना है। अगर ये सारे स्टेक होल्डर्स अपने आप एक साथ काम करने लगेगी तो लड़कियों
का जो ओपिनियन है उसका वैल्यू बढ़ेगी, उन पर जो निवेश होगा वो ज्यादा होगा, और माँ बाप को भी लगेगा कि ये पराया धन नहीं है, ये अपना धन है, और हमें इसको हमें अच्छा से केयर करना है, इसको हमें आगे लेके जाना है, वो हमारी जिम्मेदारी है। ये नहीं कि लड़की पराया धन है तो आप पहले से ही आप ऐसे उसके साथ बर्ताव करो कि वो कोई वैल्यू ही नहीं है उसके लाइफ में। तो अगर ऐसे होता है तो बहुत सारे चेंजेस अपने आप नजर आ जाते हैं, जो कम्युनिटी में लेते हैं और लड़कियां खुद की जिंदगी में भी लेते हैं। तो ऐसे एक दो छोटी छोटी कहानी है, मैं एक कहानी छोटी सी बोलूंगी अगर आपके पास टाइम है तो। प्लीज गो अहेड। हाँ, ये कहानी अंजलि की है। अंजलि हमारी गोसाईगंज गांव उत्तर प्रदेश में है, गोरखपुर जिले में, वहाँ की रहने वाली है। उसकी अभी 19 साल की है वो जब 15 साल की थी तब हमारे साथ जुड़ी थी। हम तारों की टोली को ये बोल के एक कार्यक्रम चलाते हैं गवर्नमेंट स्कूल में, तो उसके साथ वो जुड़ी थी। अंजलि के गांव का नाम था कूड़ामो। कूड़ामो का मतलब है गार्बेज, मतलब कि कचरा, है ना। तो और वो गांव को और वो उस गांव से होने के कारण अंजलि को बहुत सारे जोक्स सुनने मिलते थे स्कूल में कि कूड़ामो से हो, तुम दलित हो, मतलब कि ये सारी चीजें उनको बार बार सुनना पड़ता था। और उसी के कारण उस गांव में ज्यादातर कोई न्योता नहीं मिलता था, कोई फेस्टिवल में जाने का कोई वो नहीं था। ऐसे कोई बहुत सारे पाबंदी थे। हमारे साथ एक साल जुड़ने के बाद अंजलि को लगा कि गांव का नाम कूड़ामो क्यों होगा, मैं गांव का नाम चेंज करूंगी, गांव का नाम होगा सुंदर नगरी। तो उसने अपने सारे साथियों से ये बात शेयर किया। फिर उसको लगा कि हम अकेले तो नहीं कर पाएंगे, कोई बड़े बुजुर्ग का साथ चाहिए हमारे साथ। तो वो गांव के प्रधान के पास गए और कहा कि हमारे गांव का नाम कूड़ामो क्यों होगा, हम गांव के नाम चेंज करना चाहते हैं। तो बहुत सारे ऐसी बातें हुई और फिर उन्होंने पंचायत के साथ जोड़कर ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस में एक पिटीशन डाला कि हमारे गांव कूड़ामो से चेंज करके सुंदर नगरी बना दो। और उसके साथ साथ अपने स्कूल के साथियों के साथ रैली निकला, पोस्टर लिखा, दीवार पे लिखा, सारे जगह पे सुंदर नगरी बोलते आए। तो पिटीशन जैसे ही गए तो वैसे ही गांव के सारे लोग कूड़ामो के अचानक सुंदर नगरी बोल के पुकारते थे। इस वक्त क्या हुआ, अंजलि हमारी तरफ से अंजलि के साथ एक रेडियो इंटरव्यू हुआ। तो उस रेडियो इंटरव्यू में इस बात को लेकर बहुत चर्चा हुई और सारे जिले में ये सारे फैल गया। तो अंजलि कोई प्रोग्राम के लिए गोसाईगंज से निकलकर लखनऊ आ रही थी। लखनऊ स्टेशन में उसे लेने के लिए हमारी तरफ से कोई आ रहा था और उन्होंने एक ऑटो वाले से वो किया कि ऑटो में बैठ गए 3-4 लड़की और हमारी तरफ से कोई कम्युनिटी डेवलपर थे। तो ऑटो वाला ने क्या सुन रहे थे कि थोड़ी देर के बाद बोला, अच्छा आप वही अंजलि हो जो कूड़ामो के नाम बदलकर सुंदर नगरी रख दिया। तो अंजलि को इतना खुश हुई कि अरे वाह, लखनऊ के ऑटो वाला भी मेरा नाम जानते हैं। तो ये संभव है। और ये हम यहाँ पे जो बड़े बुजुर्ग हैं उनसे ये है कि अगर एक लड़की को आप थोड़ी सी भी अपने ओपिनियन सुनाने का जगह देते हो तो ना तो खुद उस लड़की की जिंदगी बदल सकती है, मगर उनके आसपास जो भी है उन सारे का जिंदगी बदल सकती है। थैंक यू सो आई विल स्टॉप हियर। No, that was a बहुत ही प्यारी कहानी सुनाई और अब तो मुझे भी मन कर रहा है सुंदर नगर को देखने का। दिस इज फैंटास्टिक स्टोरी, थैंक यू। तो वर्षा मेरे साथ फोन के साथ जुड़ी है। वर्षा, आप मुझे सुन पा रहे हो क्या? हेलो वर्षा, आपको मेरी आवाज आ रही है? अच्छा, तो नेटवर्क का बहुत इशू है वर्षा के साथ अभी, पर मैं ये जरूर बताना चाहूंगी कि वर्षा ने जब पैनल के लिए डिस्कस किया था तो उसने मेरे सामने बहुत अच्छे अच्छे ख्याल रखे थे और बहुत सॉलिड ओपिनियंस रखे थे, जिसके कारण हमारे सवाल भी कुछ आए उसकी बातों के कारण। तो एक सवाल था कि जब हम
अभी जैसे सोहिनी ने बोला कि सिर्फ लड़कियों को सिखाएँगे और लड़कों को नहीं सिखाएँगे, तो बहुत गड़बड़ होती है। तो जब हम अपने अधिकारों के बारे में समझ जाते हैं और उसके बाद हम खड़े होते हैं अपने अधिकारों के लिए, तो एक प्रतिरोध भी आता है और वो प्रतिरोध कभी-कभी हमारे परिवार से और हमारे आस-पड़ोस के लोगों से आता है। तो इस प्रतिरोध को कैसे मैनेज करें? अपने रिश्तों को कैसे मैनेज करें जब अपने अधिकारों के लिए खड़े हो रहे हैं? तो आई थिंक इसके लिए मैं किरण जी से बात करूँगी एंड ऑल्सो हम लोग सेशन के एंड पे भी आ रहे हैं। तो किरण, अगर आप इस प्रतिरोध और रिश्तों को मैनेज करने के लिए कुछ प्रैक्टिकल सजेशंस दें हमारे गर्ल लीडर्स को, तो बहुत मदद होगी। हाँ, नहीं मैं कह रही थी कि सोहिनी ने इतनी अच्छी कहानी बताई और जैसे हम लोग 20 मिनट से बात कर रहे हैं, इसी समय में बहुत सी हिंसा हो चुकी है महिलाओं और लड़कियों के साथ हमारे आसपास। इसलिए हमें किस तरह से तैयार रहना चाहिए हिंसा के साथ मुकाबला करना इमीडिएटली, उसके लिए अपनी सुरक्षा के लिए और हमारे आसपास मोहल्ले में जो लोग हैं, हमारे खास जो युवक लड़कियां हैं, उनको ये जानकारी तालीम के थ्रू पाना ज़रूरी है कि अगर आपको कोई चिल्लाता हुआ सुनाई देता है पड़ोस में, आप क्या कर सकते हो? अंग्रेजी में आप बोलते हैं आप बायस्टैंडर होगे कि आप अपस्टैंडर होगे? आप जाके उसके बारे में कुछ करोगे? डर लगता है। आम लोग नहीं बोलते और अक्सर हमारे पितृसत्ता के कारण लड़की और महिला नहीं बताती। घर में कितना शोषण होता है, सबसे ज़्यादा तो घर के भीतर ही होता है ना? सबसे ज़्यादा जो करने वाले हैं वो अपने घर वाले ही होते हैं। इसलिए शर्म की वजह से, डर की वजह से और परिवार की लाज रखने के लिए हम मुँह नहीं खोलते हैं। सो पहला कदम ये है कि मुँह खोलो। हिम्मत करके अपने मोहल्ले में ऐसा एक जुड़ बनाइए, आप एक संगठन बनाइए जहाँ पे आप जाके अपनी दिल की बात, अपनी दर्द की बात आप बता सकते हैं और जहाँ आप किसी का दर्द सुनते हैं, आपको मालूम है कि उनको सुरक्षा के लिए क्या करना चाहिए। लाखों महिलाओं को ज्ञान ही नहीं है क्योंकि उनको कभी चांस ही नहीं मिली समझने के लिए कि वो कहाँ जाएँ? उनका रेप हुआ वो क्या करें? किसके पास जाएँ? और अगर उनको घर से भागना हो अपनी जान बचाने के लिए, उनको क्या करना चाहिए? ये सिंपल मुद्दे हैं जो हम सीख सकते हैं। अपने ज़रूरी कागज़ अपने पास रखें। अब अपने बच्चों को सिखाइए कि ऐसे कोई इमरजेंसी हो तो आप किसको फ़ोन करेंगे? आप कहाँ जा सकते हो? आप अपना सामान एक छोटे से बैग में तैयार रखिए, कुछ पैसे छिपा के रखिए। ये प्रैक्टिकल चीज़ें हमने कई सालों से हेल्पलाइन में काम करते-करते महिलाओं से ही सीखा है, उनको सिखाया है और कई जान बच गई हैं इसकी वजह से। क्योंकि उस वक़्त ऐसी उनकी हालत होती है, मानसिक स्थिति होती है कि ना कोई उनकी वो अपनी बात कह सकती है और ना वो समझ सकती है। हमारे यहाँ जो फ़ोन आते हैं और मैं कहना चाहती हूँ कि कोविड के टाइम में ये 50% बढ़ गए हैं, क्योंकि आप सोच सकते हैं लोग घर में बंद हैं, मारपीट बढ़ गई है, बहस बढ़ गया है, आमदनी है नहीं। सब तरह की समस्या बढ़ गए हैं। इसके कारण लोगों की जो मानसिकता है बहुत खराब हो गई है, उसकी वजह से मारपीट भी बहुत बढ़ गई है। इसलिए पहला कदम, प्रैक्टिकल कदम इस वक़्त है कि आप तालीम लीजिए। मैं मिलान फाउंडेशन से रिक्वेस्ट करूँगी कि आप बेसिक ट्रेनिंग दीजिए कि लड़कियों को ये आत्मनिर्भरता आ जाए, कि अगर हमें सुनाई दे या हमारे साथ कुछ हो, ये 4-5 कदम हमें लेने चाहिए कि हम वकील के पास जा सकते हैं, पुलिस के पास जाएँ, समाज सेविक संस्था कौन-सी है हमारे आस-पास, कि हमारे मोहल्ले में, कि हमारे शहर नज़दीक के शहर में, जहाँ हम फ़ोन करके बोल सकते हैं। बहुत सारी ऐसे हेल्पलाइन्स हैं, राष्ट्रीय लेवल पे हैं, स्टेट लेवल पे हैं। ये नंबर आप अपने पास रखिए, दूसरों को उसके साथ सहायता दीजिए, उनको वो नंबर दीजिए। इसी तरह लड़कों और मर्दों को भी इसमें बहुत बड़ी ज़िम्मेवारी है और हम लोग बाद में उठते हैं, पर प्रिवेंशन के तौर से निवारण के लिए हमें अभी से स्कूलों में टीचर्स के साथ, जैसे सोहिनी ने कहा और पहले भी लोग कह चुके हैं, हमें लोगों के साथ उनको समझाना चाहिए कि हिंसा का कितना प्रभाव होता है। जैसे ये स्वास्थ्य का मुद्दा है, ये एक हक का मुद्दा है ना? ये तो उनकी राइट्स का मुद्दा है, ये पूरी राइट्स की वायलेशन हो रही है। इसलिए जो अस्पताल में है, जैसे एक रेप केस अस्पताल जाता है, उनको अपने हक के बारे में कुछ नहीं मालूम और हमारे जो स्वास्थ्य केंद्र में लोग काम करते हैं, हमारे डॉक्टर्स, हमारे नर्सेस, आप हैरान होंगे उनकी ट्रेनिंग में इसके बारे में कोई भी कवर नहीं होता। इसलिए ज़रूरी है कि हम उनको भी तालीम दें कि कैसे एक महिला जब आती है शोषण के बाद, उसकी बात कैसे सुनते हो आप? एक्टिव लिसनिंग क्या होता है? उसकी जो चोट आई है सिर्फ़ उस पे आप ट्रीटमेंट मत करिए, उसकी जो दिल की बात है, उसको समझिए, उसके लिए उसको सहायता दीजिए। सो ये एक बहुत ज़रूरी कदम है कि हम प्रैक्टिकल स्टेप्स लें। तीसरा कदम है कि जो
लड़कों में जिसमें विश्वास है, जैसे स्पोर्ट्स के कोचेस हैं, दुनिया भर में इतने बढ़िया उदाहरण हैं कि स्पोर्ट्स के टाइम में लड़कों को बहुत कुछ सिखाया जा सकता है कि महिलाओं और लड़कियों को क्यों आप आदर दें, क्यों उनको पार्टनरशिप बढ़ाएँ या कि आप अपने आप को सुपीरियर समझें। सो ये अगर हम शुरू कर दें स्कूलों में टीचर्स के ट्रेनिंग में और बच्चों के साथ करिकुलम में जोड़ दें, ऐसे बहुत बढ़िया उदाहरण है जो हम आसानी से देख सकते हैं, रिव्यू कर सकते हैं, जिससे हम ये मुद्दे धीरे-धीरे कंस्ट्रक्टिव रूप में प्रिवेंशन के लिए इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। और मेरा मैसेज है लड़कियों के लिए, क्योंकि मुझे पता समय खत्म हो गया। आपके लिए 3 मैसेज हैं। सबसे पहले कि जैसे लोग कह चुके हैं, ये आसान रास्ता नहीं है। हमें जब शुरू किया था, हमें सिखाया गया था कि आप 1 कदम आगे जाएँगे, 2 कदम पीछे जाएँगे, फिर 1 कदम आगे जाएँगे। इसलिए आपको तैयार होना चाहिए कि पीछे ज़रूर जाएँगे, पर फिर आगे जा सकते हो। और वो जो पीछे कदम जाता है ना, उससे जो आप सीखोगे, उससे आपका नेक्स्ट कदम बहुत बड़ा होएगा। इसलिए डरो मत। दूसरी बात है, आप अकेले बिल्कुल नहीं हैं। आपके पीछे 150 साल से जो महिला का जो मूवमेंट चल रहा है ना दुनिया भर में, जो लाखों करोड़ों महिलाओं ने अपनी जान दे दी, लड़े हैं आपके लिए, आप उनके कंधों पे खड़े हो, आप अकेले बिल्कुल नहीं हो। आपके पास बहुत ज्ञान है, बहुत अच्छा, किरण शायद डिस्कनेक्ट हो गई। सोहिनी, आई नो आपको 5 बजे हार्ड स्टॉप है और आपको बाय बोलना पड़ेगा हमें, तो आप जाने से पहले अगर गर्ल आइकन को लास्टिंग कुछ मैसेज देना चाहें तो प्लीज़ वो शेयर करें। तो हम हमारे एरिया में काम करते हुए लड़कियों से 3 सवाल पूछा था कि आपको पसंद क्या है? आपको क्या चाहिए? और बाकी सारी दुनिया के लिए आपका मैसेज क्या है? तो उसमें से एक को मैं पढ़कर सुनाती हूँ बिकॉज़ आई लव दैट मैसेज। या तो ये श्रुति है, बरेली जिले में रहते हैं और इनको कहना है कि मुझे क्या पसंद है? मज़ाक का आनंद लेना, ज़ोर-ज़ोर से हँसना, क्रॉप टॉप, कुर्ती और सलवार सूट पहनना, टीवी देखना, किताब पढ़ना, साइकिल की सवारी होना, बाहर जाना और दोस्तों से बातें करना। मुझे क्या चाहिए? चाँद को छूना, फूल की तरह खिलना और आज़ाद होना। और वंडरफुल। और बाकी लोगों के लिए मेरा जो संवाद है वो ये है कि परिवारों और समुदायों को प्रोत्साहित और सक्षम करें ताकि लड़कियाँ को खुद के लिए चुनने दें। या तो यही मेरा थैंक मैसेज फॉर एवरीबॉडी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सोहिनी, थैंक्स अ टन। आई थिंक इसी के साथ इस सेशन को हम रैप अप करेंगे। पर आई थिंक एंड में मैं जो तीनों पैनलिस्ट से जो मेरी अभी बात हुई और इससे पहले भी हम लोगों ने इसके ऊपर जो पूरी चर्चा करी थी और जो मैसेज बार बार निकल के आ रहा था कि वो ये है कि गर्ल आइकन का मतलब लीडरशिप है, गर्ल आइकन का मतलब मिसाल है, इंस्पिरेशन है, गर्ल आइकन का मतलब सुझाव और निदान भी है कि आप प्रॉब्लम नहीं, आप सोल्यूशन का हिस्सा हैं। तो मुझे लगता है कि जब इस प्रोग्राम से, गर्ल आइकन लीडरशिप प्रोग्राम से जब आप ग्रेजुएट हो रही हो, मेरी आशा है, मुझे पता है किरण की, सोहिनी की, वर्षा की भी ये आशा है, आशा तो क्या भरोसा है कि आप लोग अपने आस-पास की हिंसा को, अपने परिवार में हो या समाज में हो, वो आपकी परिभाषा नहीं है ना? आपकी सोच और आपके सपने आपकी परिभाषा हैं। तो उम्मीद करते हैं कि पैनलिस्ट ने जो हमारे साथ कहानियाँ शेयर करी और जो इनसाइट शेयर करी, वो आपकी सोच और लीडरशिप को और ज़्यादा निखारेंगे। और मैंने एक शेर निकाल के रखा हुआ था एंड करने के लिए, तो वो कुछ इस तरीके से था कि तेरे माथे पे ये आँचल बहुत ही खूब है, लेकिन तू इस आँचल को एक परचम बना लेती तो अच्छा था। और इसके ऊपर कमला भसीन जो बहुत ही फेमस नारीवाद एक्टिविस्ट हैं हमारे देश की, उन्होंने ये लिखा था, इरादे कर बुलंद अब रहना शुरू करती तो अच्छा था, तू सहना छोड़कर कहना शुरू करती तो अच्छा था। तो एज सेशन का जो टाइटल है, ब्रेक द साइलेंस, सहेंगे नहीं, कहेंगे। तो विद दैट आई थिंक थैंक यू किरण जी, थैंक यू वर्षा, थैंक यू सोहिनी फॉर कमिंग हियर एंड आल्सो आपकी ने जो चीजें शेयर करी। इसके साथ सौधनी, हैंडिंग ओवर टू यू, आप सेशन को आगे लेके जाएं।